नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात इसको लेकर के मगरबी बंगाल और असम में 27 मार्च को पहले मरहले के तहत जो वोटिंग होनी है वो वोटिंग कितनी अहम है और किन किन पार्टियों की उसमें शराकतदारी है और कौन कौन सी पार्टियां वाकई कितनी अहम है उन खित्तों में। दरअसल पूरे बंगाल में यानी मगरबी बंगाल में 294 सीटें हैं और इन 294 सीटों पर वोटिंग 8 मरहलों में मुकम्मल हो रही है और इन 8 मरहलों का पहला मरहला 27 मार्च को है जिसमें मगरबी बंगाल के कुल 5 जिलों में वोटिंग होगी। वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम में कुल 126 सीटें हैं। इन 126 में से पहले मरहले के तहत जो वोटिंग होनी है वो कुल 47 सीटों पर, और ये बताया जाता है कि अपर असम का इलाका है और इसमें बीजेपी की साख बहुत हद तक दांव पर इसलिए लगी हुई है कि इन 47 में से 40 पर बीजेपी का कब्जा पिछले चुनाव में रहा है और इस बार क्या बीजेपी ये 40 सीटें बचा पाएगी या उसमें कुछ जोड़ पाएगी, या फिर ये कि इस बार जो असम का पूरा जो इंतखाबी माहौल है वो थोड़ा अलग है। पिछले इंतखाब में कई पार्टियां ऐसी थी, छोटी छोटी इलाकाई पार्टियां जो बीजेपी के साथ थी, उसके साथ अलायंस में थी, जबकि इस बार के इंतखाब में ऐसी तमाम छोटी पार्टियां, बल्कि एक दो अगर हम छोड़ दें तो वो इस बार दूसरे खेमे में अपोजिशन में है, अपोजिशन के अलायंस में, यानी कि इस बार उसमें कांग्रेस है और AIUDF है और कुछ और पार्टियां तमाम जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी इस बार इधर आ गई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है किस तरह से चल रहा है, इसी पर आज हमारी खास तौर से होगी गुफ्तगू। तो इन 5 जिलों में मगरबी बंगाल के और 37 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, माफ कीजिएगा 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर वोटिंग होनी है पहले मरहले के तहत असम में, इन इलाकों में अवाम को जो भोंपू का शोर होता है उससे थोड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि अब वहां पर इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है। और इसके बाद यानी कि आज के बाद 26 के बाद 27 मार्च को वहां वोटिंग होनी है, तो वहां प्रचार का दौर खत्म हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन का दौर खत्म हो चुका था। जिन जिन लीडरों को जितने भी बड़े बड़े इंतखाबी मंचों से जितनी भी ज़ुबानी हमले या ज़ुबानी जंग करनी थी वो उन्होंने कर ली। अब बारी किसकी है? अवाम की। आपको हम 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि इसमें 27 मार्च में जो 27 मार्च को पहले मरहले के तहत जो वोटिंग होनी है इसकी एक झलक आपको मिलेगी कि वहां पर किस तरह का दौर चला। आप देखिए नरेंद्र मोदी लगातार वहां मौजूद रहे, उन्होंने कैंपेन किया, वो बंगाल में भी जाते रहे कैंपेन करते रहे, असम में भी जाते रहे कैंपेन करते रहे। ममता बनर्जी लगातार जख्मी होने के बावजूद, जख्मी का मतलब यह कि उनके पैरों में प्लास्टर है, वो बहुत तेज चल नहीं सकती, बल्कि वो व्हील चेयर पर चल रही है और उसी व्हील चेयर पर बैठकर वो जो भी मंच बन रहे हैं उस पर बैठकर वो खिताब कर रही हैं। तो ममता बनर्जी एक अकेली स्टार प्रचारक, अगर हम कह सकते हैं कि जो स्टार कैंपेनर हैं अगर टीएमसी की, तो वो ममता बनर्जी हैं अकेली उस लेवल पे। लेकिन इनका मुकाबला अगर आप देखें तो बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर्स की कमी नहीं है। बीजेपी के पास बहुत सारे कैंपेनर हैं, खुद नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, JP नड्डा है और जो उनके बंगाल के फंक्शनरीज हैं पार्टी के वो वहां पर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। अब तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को भी आपस इस वक्त मिला लिया है और बहुत सारे पूरी बैटरी ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं मरकज में उनका दौरा होता रहता है। तो ये ममता बनर्जी का जो मुकाबला है ये आसान नहीं है। वाकई इस बार ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा ये सियासी सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इक़्तिदार पर तीसरी मर्तबा वहां पर वहां की आवाम उन्हें मौका देगी तीसरी बार आवाम में इक़्तिदार में आने में, या फिर इस बार बंगाल की आवाम एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर वहां बीजेपी को मौका देगी, या फिर ये कि जो कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों और ISF का जो इत्तेहाद आपस में है क्या इसे कामयाबी मिलेगी। बीच की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये काफी अहम है। ये इसलिए अहम है कि आपको याद होगा तकरीबन 1.5 साल पहले जिस तरह से बहुत उरूज पर CAA NRC NPR को लेकर पूरे लगभग पूरे मुल्क में या मुल्क की कई रियासतों में इसको लेकर एहतजाज हो रहे थे,
और 8-9 रियासतें ऐसी थीं जहां पर उन्होंने अपनी असेंबलियों में सीएए के खिलाफ, कहीं एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी थी। उसमें खुद बीजेपी शामिल रहने वाली जो इख्तिदार में थी बिहार रियासत में, वहां भी यह चीज हो चुका था। तो असम से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे असम में पहले एनआरसी की बात आई कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बनेगा, उस पर सिटीजनशिप में ये बातें आई, डेटा आया, तकरीबन 19 लाख लोग ऐसे गर्दाने गए डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पर कि वो मुल्क के शहरी नहीं है। लेकिन जब उसकी डिटेल सामने आई तो पता चला कि उनमें जो मजहब की बुनियाद पर अगर उसका हम आंकड़ा देखें तो 5 से 6 लाख के करीब मुसलमान थे, बाकी सारे के सारे वो गैर मुस्लिम थे। तो वहां से ऐसा लगा कि इसकी जो सियासी जो केमिस्ट्री है वो शायद कहीं गड़बड़ा रहा है। लेकिन उसी असम में जो पूरी तरह से सीएए के खिलाफ शोर से पूरा असम जो है वो एक तरह से दहक रहा था, बीच में कोरोना के वजह कर वो वहां ठंडा पड़ चुका था मामला, ऐसा लगता था। लेकिन इंतखाबात से ठीक पहले सीएए को लेकर एक बार फिर से वहां आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है। और आसू ने, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसने, और कई और जैली तंजीमें हैं, इन्होंने वहां बाजाब्ता मोटरसाइकिल रैली करके, धरने दे के, और वहां पर उन्होंने आसू की मुखालफत, माफ कीजिएगा, सीए की मुखालफत की है। और चूंकि सीए के हवाले से असम में कुछ लीडरों ने बीजेपी के कहा है कि सीए को लेकर हम कमिटेड हैं, हम उस पर अमल करेंगे, तो फिर से एक बार ये एंटी सी और एंटी पार्टी इन एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ ये आवाज उठ रही है। तो अब कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि क्या वाकई सीएए भी असम और खासतौर से फिर बंगाल, इन दोनों के इलेक्शन को बहुत हद तक मुतासिर करेगा। चूंकि बंगाल में खुद अमित शाह जाकर ये कहते हैं कि सीएए पहली कैबिनेट में, अगर हम बंगाल में इक़्तिदार में आए तो पहली कैबिनेट में सीएए के तहत हम फैसला लेंगे। वहां असम में इस बारे में पार्टी के बड़े लीडर खुलकर कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहां के बीजेपी के एक बड़े चेहरे, हालांकि पहले वो बहुत पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने इस बारे में कहा है कि वो कमिटेड है उनकी पार्टी और वो इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्या सीएए असम में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है? चूंकि सीएए के नाम पर ही, यानी इसकी मुखालफत के नाम पर ही कई छोटी छोटी पार्टियां जिनका वजूद ही सीएए की मुखालफत को लेकर आया था, वो सब बीजेपी के जो अपोजिशन वाला खेमा है उसके साथ जोड़ के एक महाजोट बना चुकी हैं। कितना ये जोट जो है वो चोट पहुंचा पाएंगी बरसत इक़्तिदार जमात को, या फिर बरसत इक़्तिदार जमात असम में जो है बीजेपी की, वो खुद अपने डेवलपमेंटल वर्क्स के जरिए से जो उनका दावा है कि हमने बहुत तरक्याती काम किए हैं, उसके बुनियाद पर क्या वाकई फिर से इक़्तिदार में आएंगे? क्या ममता बंगाल में बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोक पाएंगी, या लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद को आने से रोक पाएंगी? ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं टीएमसी से खालिद इबादुल्ला, तर्जुमान है टीएमसी के, और बीजेपी से हमारे साथ है मनीष शुक्ला जी, जो तर्जुमान है बीजेपी के। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे कुछ देर में। हम उम्मीद करते हैं हाफिज राशिद चौधरी हमारे साथ होंगे, जो रायजौर दल, जो असम में एक नया दल, एक नई जमात जो है वो वजूद में आई है, उसका वजूद ही सीएए की मुखालफत करना रहा था। और हमारे साथ समीर आलम, तर्जुमान कांग्रेस, वो भी हमारे से जुड़ने वाले हैं। मैं पहले मनीष शुक्ला जी आपके पास आता हूं। कितनी, मनीष शुक्ला जी, उम्मीद बंगाल में बीजेपी को लग रही है कि आप 294 पिछली बार लाए थे, 294 में से 3 लाए थे बंगाल में, तो 3 से आप कहां तक बंगाल में पहुंचने वाले हैं? और असम में क्या वाकई सीएए एक फिर से एक ऐसा मुद्दा बन रहा है जो शायद बीजेपी के लिए थोड़ी तकलीफ दे होगा? क्या आप देख रहे हैं इसे, कैसे देख रहे हैं मनीष शुक्ला जी? देखिए, बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल की जनता ने ममता दीदी की विदाई की तारीख 2 मई तय कर दी है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया? नहीं, जनता ने भी मन बना लिया है जी। ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी 2 मई तय किया है। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ने तय किया है 2 मई को रिजल्ट आना है जी। तो 2 मई को ममता दीदी की विदाई बंगाल की जनता ने तय कर दी है। 10 साल जिस तरह से कुशासन चला है बंगाल में, जिस तरीके से पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं, अराजकता का बोलबाला रहा है, घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया है, और जो वहां के स्थानीय नागरिकों के हैं उनके जो अधिकार थे उसको छीन के घुसपैठियों को देने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मैसर नहीं हो रही हैं बंगाल की जनता को, और तो और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं,
कहीं ये श्रेय केंद्र की सरकार को न मिले, इसके लिए उन योजनाओं को कहीं लागू नहीं किया जा रहा है, कहीं लागू भी कर रहे हैं तो उसको फुली नहीं कर रहे हैं। तो जनता ने ये समझ लिया है कि अगर उसको विकास चाहिए, बंगाल का पुराना गौरव और पुरानी समृद्धि चाहिए, पुरानी विरासत को फिर से अगर वापस लाना है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संभव है। और बंगाल की जनता, समझदार जनता ने इस बात को तय कर लिया है। और देखिए, जब हमको 3 सीटें मिली थी, उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें 18 सीटें लोकसभा की हमने जीती हैं। और जो इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिसके आधार पर ममता जी चुनाव में गई हैं, जहां जिनके नाते से पूरा राजनीतिक जो नेतृत्व था टीएमसी का, जिसने कहा कि नहीं, हम प्राइवेट व्यक्ति नहीं बल्कि हम तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से ही बात करेंगे जी, वो खुद ही मानते हैं कि 30 गुने से ज्यादा बीजेपी आने वाली है। तो हमको स्पष्ट है कि अगर विरोधी मानता है कि 30 गुने सीट ज्यादा पाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, तो हम 60 गुना ज्यादा पाएंगे, इसमें हमको कोई शंका सुबह नहीं है। हम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 200 प्लस सीटों के आधार पर बनाएंगे। रहा आसाम का सवाल, तो आसाम में 2016 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, और अगर आसाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और तमाम केंद्र की योजनाओं को धरती पर उतारा है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने। और आसाम की जनता फिर से विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस का हाथ अजमल के साथ है, जिनके जो घुसपैठियों के संरक्षक हैं, जो आसाम की समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं। ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और अगर ऐसी बुनियाद होती तो इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब बहरहाल टीएमसी से हमारे साथ खालिद इबादुल्ला है। खालिद इबादुल्ला, इसी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ का राज्यसभा में आपने साथ लिया था, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। पॉलिटिकल जो माइलेज है उसको ऐसे इस तरह यूज कीजिए। खालिद इबादुल्ला, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी 3 से 200 के आंकड़े का उन्होंने दावा किया हुआ है कि हम 200 के आंकड़े तक पहुंचेंगे, 200 के पार जाएंगे बल्कि बंगाल में। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई टीएमसी ने अपनी पोजीशन, अपनी ग्राउंड लूज कर ली है? खासतौर से जो पहला फेज होने वाला है जिसमें 30 सीटें हैं, टीएमसी अपनी कितनी सीटें बचा पाएगी? देखिए, पहली मरहला पे लगभग बांकुड़ा में 4, पश्चिम मिदनापुर में 6, झारग्राम में 4, पूर्व मिदनापुर में 7 और पुरुलिया में 9 सीटों का मतदान होने वाली है परसों दिन जी। और अभी मैं सुन रहा था इनकी शब्दों को कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप यहाँ पे आकर एक सरकार बनाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं ये लोग बंगाल की गरिमा को, बंगाल की सभ्यता को ये लोग भूल रहे हैं, और बंगालियों को भी भूल रहे हैं, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि अमित शाह जी ने जिस तरह से आकर मैनिफेस्टो अपनी वाणी से ही सुनाया गया, उन्होंने अपनी जबान से सुनाई गई, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे बड़े नेता मिला नहीं जो वो मैनिफेस्टो, इनका दस्तूर पढ़ेगा, चाहे वो मुकुल राय हो, दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी। मैं आपके बीच में बात नहीं की, आप चुप रहिए ना। आप कितना फड़फड़ा रहे, क्यों? आप घबराइए मत, 2 तारीख के बाद देखिए प्लीज, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना कीजिए जिससे किसी को तकलीफ हो। अपनी बात रखिए, बिल्कुल जोरदार ढंग से रखिए, आंकड़ों के साथ, दावों के साथ रखिए जी। मैं तो भाषा के आधार पे फड़फड़ाना करना चाहते हैं, ये फड़फड़ाना शब्द कोई गलत नहीं है, ठीक है जी। खालिद साहब आगे बढ़िए, बोले जा रहे हैं, इनको बोलिए, चुप करने बोलिए। फिर मैं फड़फड़ाना शब्द कोई गलत नहीं जी। 10 साल फड़फड़ाना शब्द कोई गलत नहीं। बंगाल की संस्कृति पे हमला किसने किया? ममता दीदी ने किया। इनको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर जो विरासत बंगाल चुप रहो, बहुत चिल्लाते हो, खाली बकबक करते हो, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम करते नहीं हो, खाली बकबक करते हो। आपके नेता और आप भी सब एक समान के। अरे चुप रहिए, और
अरे इससे बंगाल चुप के कराइए, लोगों तब कोई को बोलेगा। धिक्कार ममता दीदी ने दिया। मनीष जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मनीष जी जब आप कह रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे, थोड़ा सा मौका देते हैं सुनने का, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन कराऊंगा प्लीज थोड़ा। बांग्लादेशियों से ये प्यार मनीष जी, क्यों है बताएं? मनीष जी प्लीज थोड़ा सुनते हैं ना, वो आपकी बात सुन रहे थे ना आराम से, थोड़ा सा। बांग्लादेशियों को इनके प्यार। अंदर खालिद बोलिए। धैर्य नहीं है। खालिद बोलिए। अरे इनके अंदर धैर्य नहीं है, इनके अंदर में वो धैर्य नहीं है, उनके अंदर सुनने की कैपेसिटी नहीं है। फिर कितना इनको बैठाइए अकेला, छोड़ दिए दूसरे को छोड़ दीजिए। नहीं मनीष जी वो आवाज पहुंची थोड़ी देर से उनके पास। मनीष जी मैं आपके पास आता हूं, प्लीज थोड़ा मौका दीजिए दूसरों को बोलने का। जी नहीं, ये सवाल का जवाब दें। खालिद, इनकी असलियत यही समझ में आती है कि बांग्लादेशियों से प्यार क्यों है? फिर यही वही इनको बोलिए चुप रहे, नहीं तो इनको बोलने ही नहीं देंगे, एक शब्द बोलने नहीं देंगे, फिर बोल रहे हैं। अरे भाई मैं तो सवाल कैसे पूछ रहा हूं, जरा बता बेशर्मी दीजिए, का आगे हद पार बढ़िए। करिए, जरा सा भी शर्म नहीं, इतने बार बोलने से बताइए ना। चुप रहेगा, नहीं आपके चुप रह जाएंगे। इसको मैं आपसे सवाल, आप करने वाले, आप सवाल करने वाले कौन बंगाल के है? लोगों को आप सवाल करने वाले कौन है? सवाल करने वाले एंकर मनीष जी यहाँ पर मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मनीष जी प्लीज मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, इनसे प्लीज। डिबेट नहीं किया सकते मनीष जी प्लीज। इनकी ऑडियो एकदम मनीष जी, तभी ठीक है। ये होगा। खालिद साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे अभी रायजोर दल से जोड़ना है हाफिज साहब को। जी नहीं जल्दी से कैसे रखे आप? नहीं इनको बेशर्मी का हद पार कर जा रहे हैं। इतने बोलने पर आदमी चुप रहे। भाई बहुत ये तो बड़े शर्मनाक है बेशर्म की तरह। बांग्लादेशियों को लाके आप जो भी हो आपने, मैंने कहा कि अमित शाह फिर यार हमारे पास बेशर्मी हो गई। आप ऑडियो बंद कीजिएगा, ऑडियो बंद कीजिएगा तभी बात हो पाएगी। इन सवालों का जवाब ऑडियो बंद कराइए तभी बात हो बंद करेंगे। मनीष जी ये व्यवहार सही नहीं है। मनीष जी मैंने जो सवाल किया उसको वो जवाब दे रहे हैं, प्लीज। सवाल करने वाले हो कौन? मनीष जी प्लीज, आपको सवाल मनीष जी प्लीज देखिए, आप मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने के लिए। आप कहें तो सवालों का जवाब दीजिए। खालिद साहब अपनी बात कीजिए ना, आप क्यों बीच में तकरार पड़ गए? खालिद साहब अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। इनके जी पास तर्क कैसे नहीं है, बात करें? जवाब नहीं है, आप कैसे डिबेट में जवाब बैठ के इस तरह से डिबेट करवाइएगा उनके बारे में, आप फिर खालिद ये साहब चिल्लाए जा रहे हैं। वो समझदार व्यक्ति है भाई, ऐसी बात नहीं, आप अपनी बात कीजिए प्लीज। ये लोग चाहते नहीं है कि जी अरे कैसे बात करें? बीच में अगर टोक दिया जाए आपको, हम उनके बारे में एक भी टोके या कोई टोका नहीं अरे भाई, टोका। मैं कह रहा हूं देखिए हमारे दर्शक हमारे नाजरीन देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप क्यों समझते हैं कि हमारे नाजरीन को जो है वो समझदार नहीं है? दर्शक समझदार नहीं, वो सब समझते हैं, ये लोग वो सब समझते हैं। हमारे पे वक्त बहुत कीमती है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा ऑडियो प्लीज। मनीष जी का ऑडियो म्यूट कीजिए, पीसीआर मनीष जी का ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, बराए करम। एक डेकोरम होता है डिस्कशन का। खालिद साहब अपनी बात पूरी की जल्दी से। देखिए ऐसा है कि अमित शाह जी ने मैनिफेस्टो जिस तरह से पढ़ा, बाहर के यहाँ के लोग उनको मिला नहीं, उसी तरह से मैं समझता हूँ इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर बंगाल में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में दिया जाएगा। उनके पास अभी तक ऐसा कोई चेहरा मिला नहीं कि जो उनके नेतृत्व में लड़ाई करा जाए, बंगाल के नेतृत्व में लड़ाई कर, बंगालियों के नेतृत्व में लड़ाई करा। खालिद साहब लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भूमिपुत्र ही यहाँ का सीएम बनेगा। तो इन लोग क्यों बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? इनसे सवाल तो पूछना जरूरी है। ये अगर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, हम लोग भी स्वागत करते हैं, बंगाल में आके मुख्यमंत्री बने और भारत का जो प्रधानमंत्री पद उनको। ठीक है चलिए फिर ये आपका जवाब हो गया। मनीष जी भी अब आप बात सुन सकते हैं, खालिद साहब भी सुन रहे हैं। मैं इस वक्त देखिए असम में भी इलेक्शन होना है 47 सीटों पर 27 मार्च को, और बंगाल में 30 सीटों पर। असम में एक नई पार्टी रायजोर दल, अखिल गोगोई जिसके लीडर हैं, उनकी अगुवाई में ये पार्टी, हालांकि वो अभी जेल में, उस पार्टी के एडवाइजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाफिज राशिद चौधरी। चौधरी साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि असम में रायजोर दल मेरे ख्याल से 37 या 38 सीटों पर इंतखाब लड़ रहा है, तो आप कितने इसको लेकर पुरुम्मीद हैं और आप किसको बेनिफिट करने जा रहे हैं, किसे फायदा पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे नहीं लगता कि आप इसमें शासन में आ पाएंगे जीतकर। देखिए पहली बात है, जहाँ तक मैं आपने मुझे बताया कि एडवाइज़र हैसियत से, हालांकि हम अभी जिस वक्त अभी रोल है हमारा जो रोल है, हम एक आम नागरिक
हैसियत से हम लोग बात कर रहे हैं जी। और जो राइजर दल का जहाँ तक मसला है, देखिए पहले हम लोगों ने कोशिश किए थे कि चूंकि यहाँ का मेन जो एनिमी है बीजेपी है आसाम में, जो बीजेपी इसीलिए एनिमी है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे सेकुलरिज्म है, उसके थ्रेट आ गया है उन लोगों की तरफ से। वो जैसे बात कर रहे हैं ये लोग, इस बात से ये एक थ्रेट हो गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रेट हो गए हैं, डेमोक्रेसी का हो गया है, सेकुलरिज्म को है। तो उसको बचाने के लिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हमें ऐसे फोर्स को लाना चाहिए जिस फोर्स ने उसको हम डिफीट कर सके जी। उसमें मैं समझता हूँ कि राइजर दल का भी जो कैंडिडेट है जहाँ जहाँ है, वहाँ हमारा एडवाइस ये है कि जहाँ हम बीजेपी को डिफीट दे सकते हैं ऐसे कैंडिडेट का वोट दे। ये अपील है हमारे वोटर के पास। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, हमारे साथ मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी कहना है कि असम में बीजेपी की पोजीशन बहुत मजबूत है। बीजेपी ने असम में पिछले 5 सालों में विकास के बहुत काम किए हैं, तरक्की के। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये आपकी कोशिश कामयाब होगी? देखिए साहब, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो कहा है विकास के लिए, मुझे एक चीज बता दीजिए मनीष जी, अगर ऐसे होता तो कितने पूरे इंडिया भी असम में आ गए हैं। पूरे इंडिया, प्राइम मिनिस्टर बार-बार आए हैं, होम मिनिस्टर बार-बार आए हैं, नड्डा जी बार-बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्यों इतना उनका ये है, क्यों उनका माने, क्यों इतना भय है उनके पास? वो क्यों ये सोच रहे हैं कि वो हम नहीं आएंगे? इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि इनका अपोजिशन बहुत अच्छा है, अपोजिशन का महाजोट का कांग्रेस जो है, दूसरे जो लोग हैं उनका अच्छा है, इसीलिए तो लोग बार-बार आ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, ये जो सवाल उठा रहे हैं राइजर दल के पार्टी के नेता के, बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर बार-बार आ रहे हैं क्योंकि उनको डर हो गया है कि कहीं असम हाथ से निकल ना जाए। हम तो 2016 में भी हमारे नेता आए थे और 2027 में जब अगला चुनाव होगा आजम भाई तो भी हमारे नेता आएंगे। एक मिनट खालिद साहब, ये अच्छी बात नहीं होगी, थोड़ा सा उनको सुन लेते। उनको बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। 2016 में जब हमारी सरकार बनी तो आसाम की क्या स्थिति थी, जब हम आज डिबेट कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन उनको रोक दूं, लेकिन रोक दूं, एक साल रोक दूं, ये बेशरम आदमी को रोक दूं। 4 साल हमको काम इनका जरा सा शर्म नहीं है, दूसरे के बात पे टप करते हैं, अपने बात पे खाली बोले जा रहे हैं। विद्यालय से आजम भाई 8वीं तक की आजम भाई को रोक दो। पढ़ाई करने के खालिद साहब, मैंने मनीष जी से पूछा, इसलिए वो बोल रहे हैं, थोड़ा जवाब देने दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, इनको बोलने दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूं, छोड़िए। आप कह रहे को चिल्ला के मैंने पूछा है मनीष जी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनको बोलने दीजिए। मन की बातें बेवकूफ बनाते इसलिए छोड़ दो। चलिए बोलिए, 70% बोलिए विद्यार्थी 8वीं के बाद ड्रॉप आउट क्या के हम लिए लोग आपकी मजबूर तरह होते नहीं है? थे, चूंकि उनकी आपकी तरह व्यवस्था असम नहीं में थी। नहीं है। 2016 के पहले की देखिए बात मेरे है। पास वक्त की कमी है, हमारे पास एक और पैनलिस्ट है, अब वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर आलम, तर्जुमान कांग्रेस। समीर, एक सवाल मेरा यहां पर यह है कि जो अभी राइजर दल के लीडर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना उनका मकसद है, तो फिर कांग्रेस के फोल्डर में वैसी पार्टियां रही हैं, तो फिर ये किस तरह के असम में पॉलिटिक्स चल रही है? एक तरफ मनीष जी कह रहे बीजेपी में विकास हुआ है, असम में बीजेपी ने विकास किया है, और अगर एजेंडा सेम है तो फिर वो राइजर दल आपके साथ क्यों नहीं है असम में? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, मैं उनकी ऑडियो सुन नहीं सका। आप जो कह रहे हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। देखिए, अगर असम में बीजेपी ने विकास किया होगा तो असम के लोग इतने परेशान क्यों? आज याद आ रहा है प्रधानमंत्री को कि हम ये देंगे, क्यों 350 रुपया मजदूरों का दर उस वक्त क्यों नहीं किया? 5 साल आप सरकार में थे, चाय बगान की हालत क्या है वो आप देख रहे हैं। बीजेपी बात विकास की करती है और काम विनाश वाला करती है। तो बीजेपी का दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। ये इस देश को बेच देंगे अगर ये और कुछ दिन रह गए। ऊपर वाला नहीं करे कि कभी ऐसे लोग ज्यादा दिन रह पाए। हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से इनकी विदाई हो, जल्द हो, क्योंकि अगर देश को बचाना है, देश के धरोहर को बचाना है, तो बीजेपी को हटाना सत्ता से बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देश के सारे चीजों को बेचने लगे हैं, अपने दोस्तों को सब चीज देश का उठा के दे देंगे। अडानी है, अंबानी है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, सारे इनके दोस्त हैं जो इस देश को बेच कर खा रहे हैं और ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो देश की जनता समझदार है, असम की जनता भी समझदार है और बंगाल की जनता भी समझदार है। बंगाल में इनका कुछ होने जाने वाला है नहीं।
और जो ठीक विकल्प है बंगाल में, और आसाम में फुल मेजोरिटी से कांग्रेस आ रही है। अब इसके लिए अब कोई दो राय नहीं है, आसाम से इनकी विदायगी हो गई है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं हफीज राशिद चौधरी के पास, एक बार फिर से आपके पास भी आऊंगा मनीष जी। हफीज साहब, मुझे ये बताइए कि रायजोर दल कितनी सीटें जीत सकती है, कितनी सीटें जीत सकती है? आप 126 में कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं तो ना देखिए, एक बात मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कितने सीट कौन को मिलेगा ये हमारा मेन मकसद नहीं है जी। हमारा मकसद है बीजेपी को हटाना है। और एक बात मैंने आपको कैटेगरी मनीष जी को पूछा था, कि एक कम बता दीजिए कि आसाम में विकास किया, कौन सा किया है जिसके लिए वो वोट के लिए वो लोग दावा कर सकते हैं? उनका क्या हक है वोट मांगने के लिए आसाम के लोगों के? आसाम में क्या किया है इन लोगों ने? ये उनका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो का एक चीज़ बता दीजिए, ये मैनिफेस्टो हमने पूरा किया है, ताकि हमें लोग वोट दे। कम से कम एक चीज़ बता दे, हम कल से चूर देंगे, कल बीजेपी के साथ मैं हो जाऊंगा। मैं आपका क्या चलिए ठीक है, बताने के लिए मुझे नहीं लगता उतना वक्त हमारे पास मौजूद है। खालिद साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। खालिद, मुझे भी अवसर देंगे? बिल्कुल दूंगा आपको। क्या कमेंट करें? फाइनल कमेंट, ये 30 सीट में कितनी ले रहे हैं आप वापस? फिर उनको जल्दी है। 30 सीट में कितनी वापस ले रहे हैं फर्स्ट फेज? देखिए, ये 30 सीट इनके पास जवाब नहीं है। लगभग 25 से 26 सीट हमारी आ रही है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, 30 सीट जो पहले फेज में है 25 से उसमें 26 बीजेपी सीट हमारी कितनी सीट आ रही है? और भारतीय जनता पार्टी को रसगुल्ला मिलेगा। रसगुल्ला लेकर, बंगाल का रसगुल्ला बहुत अच्छा है, वो लेके चले जाएंगे। जीते इसके अच्छा। लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के नेता और पूरा भारतीय जनता पार्टी लगी है। हम 100% सीटों पे जीत दर्ज करें, जिससे बंगाल की पुरानी समृद्धि, बंगाल का पुराना वैभव वापस आए और ममता दीदी की 10 साल के बाद विदाई तय हो गई 2 मई को। ये चिल्लाने दीजिए इनको। आसाम का जहां तक बंगालियों का अपमान करें, आसाम में बंगाली की कांग्रेस समृद्धि के वापस साथी आए है और बेटे। बंगालियों का अपमान करें, बंगालियों का अपमान करें। बंगालियों का अपमान तो ममता दीदी ने किया। बांग्लादेश मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। बंगालियों का अपमान दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक, आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? आपके जमीन पे करते तो जनता का भला हो जाता। बॉर्डर सिक्योरिटी आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ते तो जनता का भला होता। आप सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों को परखना अवाम का काम है। पहले मरहले में 27 मार्च को अवाम किसके हक में फैसला देती है। हालांकि 8 मरहले में बंगाल में इलेक्शन होना है और असम में 3 मरहलों में होना है। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख तय किया, बल्कि किसी अवाम ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तारीख तय की है कि 2 मई को नतीजे आएंगे। अवाम का फैसला किसके हक में होगा, हम अभी आते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।